हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आपकी की हुई थोड़ी बहुत मेहनत लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो आई फेल्ट रियली गुड। और उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर कंटिन्यू करूं। और वैसे भी जब हमने दुश्मनी मोल ले ही ली है चाइना से, तो मेरा मानना है कि दुश्मन की बारीकियां और कमज़ोरियां समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस नहीं पता होगी, आप अपने दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते। इसी श्रेणी में, यानी कि इसी से संदर्भ बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। इसी से मिलती जुलती कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि चाइना ने ऐसा पिछले 30 से 35 सालों में ऐसा क्या कारनामा किया जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड पावर है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, चाइना ने 1980 से लेकर 2012 तक अपने देश के 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए हैं। 2012 से 2018 तक ये आंकड़ा 6.8% था, यानी कि इतने लोग नीचे थे। मगर आज की डेट में 2018 के बाद मात्र सिर्फ 2% लोग चाइना में ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो आइए इसी नोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेके चलूंगा पीछे हिस्ट्री में। शुरुआत करेंगे कि चाइना ने कितनी थपेड़े, कितनी मार, कितनी कुटाई खाई है, उसके बाद वो आज एक वर्ल्ड पावर बन पाया है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंटरेस्टिंग होगा, जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपीरियल हिस्ट्री के साथ। 2000 से भी ज्यादा सालों तक चाइना के ऊपर किंग डायनेस्टीज ने रूल किया। सबसे पहले रूल किया था मिंग डायनेस्टी ने पूरे 17th सेंचुरी में। उसके बाद आती है चिंग डायनेस्टी, जो मिंग डायनेस्टी को हराकर काफी लंबे समय तक चाइना के ऊपर राज करती है। फाइनली अक्टूबर 1911 में किंग डायनेस्टी का एंड होता है चाइना में। उसके बाद शुरू होती है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, 19th एंड 20th सेंचुरी। चाइना के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी आर्मी थी, तो उसके ऊपर हमले होने लाजमी थे। सबसे पहला जो वॉर चाइना हारा था वो था ओपियम वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन। दूसरा वॉर जो चाइना हारा था वो था फ्रेंच वॉर। एंड थर्ड वॉर जो हारा था चाइना वो था अगेंस्ट जापान इन 1894। दैट वाज द ह्यूज लॉस्ट। उसके बाद शुरू होता है वॉर लॉर्ड एरा 1916 से 1928 तक। तो चाइना टुकड़ों में बढ़ चुका था। अब जो जहां यानी कि जमींदार लोग जो थे, जो रसूखदार पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर वहां पर राज करना शुरू कर दिया था। और कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट अपनी करेंसी भी छपवा ली थी। तो ये चीज़ जब एक अमेरिका से पढ़े लिखे डॉक्टर जब वापस लौटे, जिनका नाम था डॉक्टर सुन यात सेन, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था KMT, और आप इसको नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से भी जान सकते हैं। और इसी दौरान इन्होंने बेसिकली इस पार्टी का गठन इसलिए किया था सो दैट अपने मुल्क में डेमोक्रेसी लेकर आए, सोशलिज्म हो, लोगों को एकजुट कर सकें, देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोची। इसी दौरान 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी, जी हाँ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CPC का भी गठन हुआ 1921 में विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। अब शुरू होता है चाइना में सिविल वॉर, जो कि चला 1927 से लेकर 1949 तक। सिविल वॉर बेसिकली दो पार्टीज के बीच में था, दो आइडियोलॉजी के बीच में था। नेशनलिस्ट पार्टी जो थी डॉक्टर सुन यात सेन की, और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि डेमोक्रेसी नहीं चाहती थी। तो इन लोगों के बीच में गुरिल्ला वॉर्स होने लगे आपस में, जो जिसको जहां दिखता वहां मारने को तैयार बैठा रहता था। काफ़ी लंबी लड़ाई इन दोनों के बीच में चली। और इसी दौरान नेशनलिस्ट पार्टी थोड़ी सी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी को तो काफ़ी हद तक खदेड़ दिया था। और ये गांव-गांव तक जाकर, मतलब ये मेन चाइना से बाहर जा चुके थे। उसके बाद क्योंकि जो रेड आर्मी थी, यानी कि जो नेशनलिस्ट पार्टी की आर्मी थी, वो हर जगह नहीं जा पा रही थी। काफ़ी लंबे समय तक ये लोग गाँव के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर जैसे तैसे सर्वाइव करते रहे, मगर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि आर्मी ने उन्हें वहाँ पर भी मार के भगाना शुरू कर दिया। तो अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूं तो इसमें एक जिक्र होता है द लॉन्ग मार्च। द लॉन्ग मार्च में था, ये लोग 10,000 किलोमीटर तक चले थे एक साल में। इन्होंने 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। ये जाकर पहुंचे थे यानान, जो मेरे ख्याल से चाइना का नॉर्थ एरिया, जो बिल्कुल वहाँ कोई जाता ही नहीं था। वहाँ पर ये लोग काफ़ी लंबे समय तक रहे थे।
वहां से एक लीडर उभरा था जिसका नाम था माओ जेडुंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने आगे चलकर लीड किया और रिप्रेजेंट। जापान ने 1931 में एक बार फिर से चाइना के ऊपर हमला किया और मंचूरिया, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वो शहर था, वहाँ पर बेसिकली वो इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस वो शहर था, समुद्र किनारे था, तो उसको मंचूरिया को जापान ने कॉन्कर्ड कर लिया। 1937 में जापान ने फिर से एक बार चाइना पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और इस दौरान जापान ने चाइना के बहुत बड़े बड़े शहर यानी कि बीजिंग, नानकिंग, शंघाई जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया था और अच्छे से चाइना को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हराया। जापान ऑलरेडी चाइना के बहुत बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर चुका था। ऐसे में नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि क्यों ना पहले इस दुश्मन को घर से बाहर निकाला जाए, फिर हम तय कर लेंगे किसकी सरकार बनेगी। तो हुआ भी ऐसे ही, दोनों ने मिलकर जापान के सोल्जर्स को मारना शुरू किया और फाइनली 1945 में विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर जापान ने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर जब किया तो नेशनलिस्ट पार्टी, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो नेशनलिस्ट पार्टी ने रिक्वेस्ट किया यूएसएसआर से कि जितने भी जापानी सोल्जर आपने पकड़े हैं, जो वेपन्स हैं, वो आप हमें दीजिए। मगर इंस्टेड ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी, बिकॉज वो कम्युनिस्ट सोच को सपोर्ट करते थे यूएसएसआर वाले, उन्होंने सारे हथियार और सारे जापानीज सोल्जर्स कम्युनिस्ट पार्टी को दिए, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और नेशनलिस्ट पार्टी फिर कभी उनके आगे नहीं टिक पाई और सारी लड़ाइयाँ जो भी उनकी आपस में बाद में हुई, नेशनलिस्ट पार्टी हार गई और उनको वहाँ से चाइना छोड़कर भागना पड़ा फोर्मोसा, जो आज ताइवान है। और फाइनली 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडुंग ने चाइना को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। अगर बात करें उस देश की जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, अगर उसकी बात करें तो चाइना आज वर्ल्ड इकोनॉमी की रैंक में नंबर 2 पर खड़ा है। चाइना इकलौता एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व की 25% इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करता है। चाइना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और जो दूसरे नंबर का देश है जो जनरेट करता है वो ब्राज़ील, और दोनों के बीच में 50% का गैप है। चाइना सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, 50% कोल ऑफ द एंटायर पूरे विश्व का 50% कोल अकेला चाइना प्रोड्यूस करता है। 48% मार्केट इज कवर्ड बाय चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज एंड 70% वर्ल्ड मोबाइल फोन्स इज मेड इन चाइना। China is producing 50% of world steel and 33% of world car produced in China. 50% of apple fruit produced by China. And नंबर 2 पर अमेरिका है जो सिर्फ और सिर्फ 6%. So look at the difference between the number 1 and number 2. China is also number 1 in producing gold. 13% of world gold is produced by China. 70% of world toys are produced in China. Second number पे USA है, only 2%. Look at the difference of the 1 and 2. 40% of shipbuilding industry is in China. China is always produced in a massive, बोलते mass production करते हैं। इतना ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं कि किसी भी कंट्री का जो प्राइस है वो उससे कॉम्पीट नहीं कर पाता और चाइना ऑटोमेटिकली उस मार्केट को ग्रैब कर लेता है। चाइना ने ऐसा पिछले 30 से 35 सालों में क्या किया जो इतनी सारी अचीवमेंट्स चाइना के पास आज है। सबसे पहले चाइना ने जो काम किया था वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। उन्होंने अपने मुल्क की पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। बाय हुक और बाय क्रुक जैसे भी किया उन्होंने कंट्रोल इसको किया, जो बहुत बड़ा एक इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट रोड्स, बेस्ट ब्रिजेस, बेस्ट कनेक्टिविटी विद वन सिटी टू अनदर सिटी, ये चाइना ने पिछले 30 से 35 सालों में किया। वर्ल्ड बेस्ट रेलवे सिस्टम, सबसे ज़बरदस्त रेलवे सिस्टम इनके पास है, जिनमें से बुलेट ट्रेन भी चाइना के पास ऑलरेडी है। बेस्ट फ्लाईओवर ब्रिजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर। अगर कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए अगर देखता है किसी कंट्री में तो ही इज़ लुकिंग फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके जहाँ पर उसका बिजनेस फले और फूले।
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाइना के अंदर इस टाइम पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाइना में अवेलेबल है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो है 78 करोड़ स्किल्ड लेबर। जी हाँ, सिर्फ लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर। दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड दे आर क्वाइट एफिशिएंट एज वेल। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो प्रो चाइना है, पर है नहीं ऐसा। प्रो चाइना नहीं है, पर हाँ ये चाइना के सारे प्लस पॉइंट्स हैं, बिकॉज हर मुल्क में कमी और खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। तो ये हम जिक्र कर रहे हैं खूबियों का। अगला एक वीडियो ज़रूर ऐसा करूँगा जिसमें मैं चाइना की खामियों का जिक्र भी करूँगा कि वहाँ पे फ्रीडम स्पीच नहीं है, वहाँ पे मीडिया पावर जैसे कि है, वहाँ पे रिलीजन को रिलेटेड, ये सब चीज़ें भी हम कभी आगे जिक्र करेंगे। तो आइए चलते हैं इंडिया की तरफ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को डिमोटिव लगे, बट आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट एनीवन, बट देखो सच एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, जैसे कि अगर बात करें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं, ये सब लोग जानते हैं। वी जस्ट हैव ओनली 2 6 लेन हाईवे, जो है आपका आगरा एक्सप्रेस हाईवे और दूसरा है गुजरात में एक हाईवे है जो 6 लेन हाईवे है। हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सप्रेस हाईवे, इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया में 24 इलेक्ट्रिसिटी आज भी बहुत से बड़े शहरों में 24 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे मुल्क में, वो लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको जनरेटर्स के ऊपर रिलाई होना पड़ता है, और जब जनरेटर्स के ऊपर रिलाई होना पड़ेगा तो उनको दोनों कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की अलग से, ऊपर से जनरेटर्स की, तो डबल मार उनको एक तरीके से पड़ती है। तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे पास है, वी डोंट हैव स्किल्ड लेबर। हमारे पास लेबर तो बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, बट वी आर नॉट स्किल्ड, वी आर नॉट ट्रेंड, जो कि अब इंडिया में स्किल्ड लेबर का चलन शुरू हो चुका है। तो आई होप कि अगले 10 से 12 या 15 सालों में हमें इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बात करूं मैं डेमोक्रेसी की, जैसे मान लीजिए हो सकता है, मुझे लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होगा वो होगा वहां का गवर्नमेंट, क्योंकि वो मुझे अलाउ करेंगे किस तरीके से मैं आपके शहर में आकर बिजनेस कर सकता हूँ। और इंडिया में थोड़ा मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अगर राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है। सो इनका आपस में कोलिशन बहुत ज़रूरी है। अगर इनका कहीं भी कम्युनिकेशन गैप होगा तो वो जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो शायद कंफ्यूज हो जाएगा कि किससे बात करूं, किससे नहीं करूं। सो इसमें पब्लिक और फिर अपना प्राइवेट इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, और वो शायद ऐसे में उनको चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। अगर बात करूं 1994 में 1 USD वाज इक्विवेलेंट टू 31 INR, और आज की डेट में आई थिंक 75 से ऊपर ही चल रहा है फिलहाल। तो चाइना, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मास प्रोडक्शन करता है, जिसमें इतना ज़्यादा वो मार्केट में रिसर्च करके देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा खपत किस मार्केट में है, इतना ज़्यादा उसको प्रोडक्शन कर देते हैं कि वहाँ के लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत मेहनत मेरी लगी है रिसर्च और इन्फॉर्मेशन करने में, इधर उधर से जो गैदर मैंने की है। जाते जाते फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई प्रो चाइना और एंटी इंडिया नहीं है, ये बेसिकली बस सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। और देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर जज्बा, सीखने का जज्बा हमारे अंदर हो और गलतियों को एक्सेप्ट करने की नीयत हमारे अंदर हो, तो हम अपने दुश्मनों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि हम बॉर्डर पे चले जाएं, हम ये कर लें वो कर लें। उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए हम 130 करोड़ भारतीय किसी सिपाही से कम नहीं। फ़र्क इतना है कि बॉर्डर पे हर कोई जाकर नहीं लड़ सकता है, वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। हम लोगों को फ़र्ज़ ये निभाना है कि हमको देश के अंदर रहकर लड़ाई करनी है। हमें लड़ना है अपने देश के अंदर कुछ ऐसे तत्वों से जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आइए हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और उम्मीद करते हैं हमारा देश बहुत जल्द, चाइना क्या, सबको पीछे छोड़ेगा। इसी नोट के साथ ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।